Hello, good morning, students. I hope you all are fine. Dear students, last time we were discussing about the equilibrium chapter and we have discussed about homogeneous and heterogeneous equilibrium. So, dear students, today we are going to discuss next topic, that is concept of chemical equilibrium. तो ध्यान से इसको समझेंगे, concept of chemical equilibrium. As you know that sign of equilibrium is placed between the reactants and products in case of reversible reactions. The reactions which are reversible in nature, then that reactions are denoted by the sign of equilibrium between the reactants and products. So suppose a chemical reaction is there, A plus B, these two reactants react to give product C plus D. Suppose this is a reversible reaction or reactant is A and B and products are C and D. So in beginning means starting में when t is equal to 0, जब टाइम कितना होता है when t is equal to 0, ठीक है, जब टाइम 0 होता है तो उस टाइम पर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर मैक्सिमम, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर 0. देखो जब रिएक्शन को भी हम स्टार्ट करते हैं तो रिएक्टेंट को जो भी मैक्सिमम अमाउंट हमने ली है तो उस टाइम पर बिफोर द रिएक्शन शुरू होने से पहले रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है. तो इन द बिगिनिंग व्हेन t इज इक्वल टू 0 तो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट्स की वो क्या होती है, आर मैक्सिमम. उस टाइम पर कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, अमाउंट यू कैन से रिएक्टेंट्स की अमाउंट मैक्सिमम होती है. बिकॉज कंसंट्रेशन जो होता है हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, तो कंसंट्रेशन को डिनोट करता है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को. तो स्टार्टिंग में इन द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की मैक्सिमम होती है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मिलीग्राम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स वो क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर टेकन एज 0, उनको 0 लेते हैं क्योंकि नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. बट व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है एज द टाइम पासेज या विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो हम क्या बोलेंगे, विद द passage of time, with the passage of time, टाइम के पास होने के साथ क्या होगा, concentration of reactants goes on decreasing, वो कम होती जाती है. और concentration of products क्या होता है जी, concentration of products goes on इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज होती जाएगी. तो जब रिएक्शन स्टार्ट होगी, शुरू में इनकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाएंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम होना शुरू हो जाती है और प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है. तो इसीलिए जैसे जैसे स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स की अमाउंट मैक्सिमम है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होता है. और जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है टुवर्ड्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग. और जो प्रोडक्ट की अमाउंट बनने लग जाती है, प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती रहेगी टाइम के साथ साथ, तो उसके बाद बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग. देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन goes on decreasing and rate of backward reaction goes on increasing, वो बढ़ना लग जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है. तो अल्टीमेटली ये पॉइंट रीचेज, अल्टीमेटली ये स्टेज कम, एक ऐसी स्टेज आती है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ यानी कि रिएक्टेंट्स
rate of forward reaction become equal to rate of backward reaction. A stage come at which, जिसके ऊपर क्या होता है, rate of forward reaction या direction is equal to rate of backward reaction. तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है. उस टाइम पर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स as well as products do not change further. तो जब वो स्टेज आ जाती है जिसके ऊपर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में आगे कोई चेंज नहीं आता, सो दैट स्टेज इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. जिसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. आगे समझ में. अब जो ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे, सपोज ऑन वाई एक्सिस दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन का रेट है, और दिस इज द टाइम. तो उस केस में क्या होगा, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, और जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम होता है. धीरे धीरे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिक्रीज होता जाता है. तो ग्राफ क्या होगा, तो देखो दिस इज द कर्व फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कर्व है. हमने पढ़ा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन का रेट डिक्रीज होता है, और ये किसके लिए है, दिस इज फॉर बैकवर्ड रिएक्शन. बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता है. तो एक पॉइंट आता है, इस पॉइंट के ऊपर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है. इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. क्लियर है. हम अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. सो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. आपको जब पीडीएफ सेंड करेंगे तो उसमें आप क्लियर वहां से नोट्स बनाएंगे. ठीक है. तो इन दिस यूनिट जो नोट्स आपको बनाने हैं वो आपको पीडीएफ सेंड की जाएगी, उसमें से आपको नोट्स बनाने हैं. वीडियो को देख करके आपको टॉपिक्स को समझना है, नोट्स से रिटन में राइट करना है, फिर उसको लर्न करना है. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, जो एट इक्विलिब्रियम concentration of reactants as well as products becomes constant. Concentration of reactants as well as products, each reactant and products becomes constant. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर होता है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं. देखो, जिस टाइम पर इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाती है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है. इसका ये मतलब नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो जाती है,
बिकॉज रिएक्शन उस टाइम पर भी चल रही होती है। रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में बदला तो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में बदल जाता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। रिएक्शन नेवर स्टॉप्स एट इक्विलिब्रियम अनटिल अनलेस इट इज गोइंग ऑन, ये चलती रहती है। और उस टाइम पर जब कोई चीज चलती रहती है, मोशन में होती है, तो दैट इज डायनेमिक इन नेचर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम के उस टाइम पर भी रिएक्शंस डायनेमिक इन नेचर होती है। केमिकल इक्विलिब्रियम पर केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर होता है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, chemical equilibrium can be established only if none of the products are escaped or separate as solids। यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम तभी एस्टेब्लिश किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में जब तक कि कोई भी प्रोडक्ट रिएक्शन में से इन फॉर्म ऑफ सॉलिड एक्सट्रैक्ट या सेपरेट ना किया गया हो। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे कि हमने देखो थर्ड पॉइंट पे क्या पढ़ा कि केमिकल इक्विलिब्रियम तभी एस्टेब्लिश हो सकता है अगर जो है रिएक्शन जो है उसमें से कोई भी प्रोडक्ट सॉलिड की फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया गया हो। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, फोर्थ पॉइंट है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है, इक्विलिब्रियम की जो रिएक्शन होती है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में आपने देखा रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है। सो उस केस में क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम can be attained from either direction मीन्स अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाए तब भी केमिकल इक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सकता है। प्रोडक्ट्स को दोबारा से रिएक्टेंट में बदलें तब भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम आइदर साइड। लास्ट पॉइंट है, ए कैटलिस्ट डज नॉट एंटर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ए कैटलिस्ट does not enter the state of equilibrium यानी कि इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर आता है उस पॉइंट को चेंज नहीं करता कैटलिस्ट, बट इट कैन हेल्प इन अचीविंग द केमिकल इक्विलिब्रियम रैपिडली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका मीनिंग समझें कि मान लो किसी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट 40%, एक चीज और है, ये इसका मतलब ये नहीं होता कि सभी रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम तब आएगा जब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, 50% रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, इस कंसेप्ट को दिमाग से निकाल देना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है दैट कैन बी अटेन्ड एट एनी पॉइंट। It depends upon the nature of reaction. In some of the reactions, chemical equilibrium is attained after 20 to 25% reaction is completed. After 50% completion of reaction, in some case of chemical equilibrium can be attained after 50% completion, and in some of the reactions it attained after the completion of 85 to 90%. So dear students, equilibrium can be attained at any time. तो जिस टाइम पर इक्विलिब्रियम आ रहा है, सपोज केमिकल रिएक्शन है उसमें 50% जब रिएक्टेंट्स रिएक्शन कर जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तब इक्विलिब्रियम आता है। और हमने उस रिएक्शन और वो जो इक्विलिब्रियम आता है, मान लो विदाउट कैटलिस्ट वो रिएक्शन 50 मिनट में वो इक्विलिब्रियम आता है। बट अगर हमने कैटलिस्ट को ले लिया, हो सकता है वही इक्विलिब्रियम जब रिएक्टेंट 50% रिएक्शन कर जाए उस टाइम पर 20 मिनट में इक्विलिब्रियम आ जाए। तो कैटलिस्ट ने किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आया उसको चेंज नहीं किया, रैपिडली कितना जल्दी से इक्विलिब्रियम हुआ उसको चेंज कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। कौन सा टॉपिक है? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है, it is related to the rate of reaction in form of
concentration of reactants. देखो according to this law, rate of reaction is proportional to the product of concentration of reactants. Product of concentration of reactants is raised to power equal to their stoichiometric coefficients present in balanced chemical equation. What does it mean? ध्यान से तो देखेंगे. Suppose consider a reaction A plus B. Reactants A and B react to give products. Listen carefully. Law of mass action deals with the concentration of reactants only. ठीक है. तो A और B यहाँ पर क्या रिएक्टेंट्स हैं? तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए. रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? बी. Rate of reaction when both A and B react together. जब दोनों एक साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा? It is directly proportional to concentration of A into concentration of B. So this is the symbol. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल है, this is the symbol of concentration. ठीक है, ये कंसंट्रेशन का सिंबल होता है. तो देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू बी. अब ए और बी जो रिएक्शन है इनके कोएफिशिएंट क्या है? 1. अगर इनके ऊपर क्या लिखेंगे? इनके पावर 1 होती है, ऑलरेडी मेंशन है 1 होती है. तो डेफिनेशन के साथ में इस इक्वेशन को मैच करना. रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, यहां पे लिखेंगे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन किसकी? कंसंट्रेशन ऑफ, कौन सी कंसंट्रेशन? मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या ए और बी है, ईच रेज टू पावर, दोनों के ऊपर क्या पावर है? इक्वल टू देयर कोएफिशिएंट्स प्रेजेंट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है. अनदर एग्जांपल हम लेते हैं. मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है 2A plus 3B, it gives products. Suppose this is another chemical reaction. Sorry, equilibrium की नहीं है, ये डायरेक्ट रिएक्शन है. This is not equilibrium, irreversible reaction की बात कर रहे हैं. ठीक है. Suppose 2A plus 3B, this is the product. So यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स A into concentration of reactant B, product of reactants, concentration of reactants is raised to power equal to their coefficients. A की पावर में क्या लिखा? 2, इसका कोएफिशिएंट 2 है. B की पावर में क्या लिखा? 3, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 3. तो यहाँ से रेट किसके बराबर आ जाएगा? रेट इज इक्वल टू K, और ये क्या लिखेंगे? A की पावर 2, A raised to power 2, B raised to power 3. So this K, ये जो K है ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर इसको क्या कहते हैं? और वेलोसिटी कांस्टेंट. क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट. आगे समझ में. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन. अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. ये तो था लॉ ऑफ मास एक्शन. अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. आपकी बात केमिकल इक्विलिब्रियम में
लॉ केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। कंसीडर ए रिएक्शन, कंसीडर एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। रिएक्शन क्या है? A प्लस बी गिव C प्लस डी। तो इस रिएक्शन में पहले हम जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन ऑन फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहां से क्या लिखा जाएगा? रेट इज इक्वल टू केएफ। केएफ क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इट इज इक्वल टू केएफ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये क्या होगा हमारे पास? इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट क्या करेंगे? अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन ऑन बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस केस में क्या होगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जिस रिएक्शन बैक साइड में होगी तो उसके लिए रिएक्टेंट्स कौन है? सी और डी। तो यहाँ पे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को रेट इज इक्वल टू केबी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। ये क्या होगी? सेकंड इक्वेशन। और आपने इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट में क्या पढ़ा है? At the stage of equilibrium, when the stage of equilibrium is attained, then rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. तो क्या लिखेंगे? At equilibrium, equilibrium पे क्या होगा? Rate of forward reaction, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. वो backward reaction के रेट के बराबर होगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या है? केएफ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। बैकवर्ड का रेट क्या है? केबी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये हमने लिखा है। तो केएफ डिवाइड बाय केबी, केएफ डिवाइड बाय केबी किसके बराबर हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू डी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए into concentration of B. So this ratio of Kf divided by Kb, it is called as another constant K, और जिसको क्या नाम दिया गया है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको क्या नाम देंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वैल्यू ऑफ दिस K is constant for a particular reaction at constant temperature। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है, ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आता है K is equal to concentration C into concentration D divided by concentration A into concentration B. So this expression is called as law of chemical equilibrium. This is called as law of chemical equilibrium. इसको कैसे लिखेंगे? The product of molar concentration of products, product of molar concentration of products is raised to power equal to their stoichiometric coefficients each raised to power equal to their stoichiometric coefficients divided by the product of molar concentration of reactants
is raised to power equal to their stoichiometric coefficients is constant at constant temperature. So this definition is the definition of law of chemical equilibrium. इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, लिखना अपने आप उसको लिखना चाहो तो द रेशो, क्या बनेगी, द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ reactants is raised to power equal to their stoichiometric coefficient is constant, and that constant is called as equilibrium constant. Suppose another reaction हम को लेते हैं 2A plus 3B, it is in equilibrium with 2C plus 4D. For example, this is another reaction. तो इसके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाएं या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट D इज रेज्ड टू पावर देयर कोएफिशिएंट 2 इज रेज्ड टू पावर कोएफिशिएंट 4 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज्ड टू पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ B रेज्ड टू पावर 3. So this is the expression for equilibrium constant. So dear students, this is very important and interesting topic. You have to write it, practice it, and you have to make note from the PDF which I will send to you in the group. So dear students, this is enough for today. Thank you and have a nice day.